नमस्कार, अखबार रिपोर्टर के इस अंक में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा पर हैं, जिसमें अफ्रीकी देश भी हैं और लैटिन अमेरिकन देश भी हैं। आज उस यात्रा पे हैं। आज हम समझेंगे कि इसके पीछे जियोपॉलिटिक्स क्या है और इसमें भारत को किस तरह एक तरह से ग्लोबल लीडर के रूप में सामने लाने की योजना है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन बात शुरू करें इससे पहले आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और कुछ अपना कमेंट हो उसमें ज़रूर दीजिएगा राय अपना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी घाना, नामीबिया और लैटिन अमेरिका के जैसे कुछ देशों पर उन्होंने यात्रा की है। ये ग्लोबल साउथ के देश हैं। ग्लोबल साउथ का मतलब वो देश जो विकासशील देश है और आमतौर पर किसी न किसी देश के उपनिवेश रहे हैं, खासतौर पर लैटिन अमेरिका और अफ्रीका वगैरह के देश। लैटिन अमेरिका, पहले समझ लें कि लैटिन अमेरिका बोलते किस है। लैटिन अमेरिका उस देशों को बोलते हैं जहाँ पर लैटिन भाषा बोली जाती थी, यानी फ्रेंच, स्पेनिश और पुर्तगीज, यानी पुर्तगाली जो लोग जहाँ का अपना वो उपनिवेश बना के रखे थे, उन्हें लैटिन अमेरिकन कहते हैं। कैरिबियाई देश उसको बोलते हैं जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के जो बीच में जो कैरिबियाई सागर है उससे जुड़े हुए जो देश होते हैं उनको बोलते हैं। तो अब आमतौर पर जैसे मैक्सिको है, तो मैक्सिको आमतौर पर उत्तर अमेरिका में है, लेकिन उसको भी लैटिन अमेरिका ही बोलते हैं क्योंकि वहाँ की भाषा जो है स्पेनिश है। तो इस तरह हम एक लैटिन अमेरिका की बात करते, तो हम बात कर रहे थे मोदी जी का। तो मोदी जी जो यात्रा किए हैं, ये यात्रा एक तरह से एक ग्लोबल लीडर के रूप में पेश करने की है, क्योंकि आमतौर पर चीन इन देशों में काफ़ी अपना पैठ बनाए हुए है। और पैठ ही बनाने की उस चीन की वजह है कि जो वहाँ पर ये जगह जो जितने हैं वो मिनरल्स का भरमार है। अर्जेंटीना की बात लिया जाए तो अर्जेंटीना जो है आमतौर पर लिथियम वहाँ बहुत ज़्यादा है। अब आने वाले समय में आने वाला जो दौर है वो बैटरी का है, इलेक्ट्रिक ईवी का है, इलेक्ट्रिक व्हीकल का है, तो उसमें लिथियम की बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होने जा रहा है। तो अब इन देशों से रिलेशन बनाकर भारत एक तरह से चीन को काउंटर करना चाहता है, चीन को एक तरह से जियोपॉलिटिक्स में उसे पिछड़ाना चाहता है, ताकि ये जो उस आमतौर पर जो चीन इन क्षेत्रों में उनका मिनरल्स और उन्हें खनिज पदार्थों पर चीन जिस तरह दबदबा बनाए हुआ है उसको भारत एक तरह से चैलेंज कर रहा है। तो इसलिए यात्रा बहुत ही रणनीतिक रूप से और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात की जो ब्रिक्स का सम्मेलन होने जा रहा है, अभी मोदी जी उसमें भी गए हुए हैं, ब्राज़ील। तो उसमें जो ग्लोबल साउथ की बात किया जा रहा है, ग्लोबल साउथ जैसे मैंने बताया कि जितने उपनिवेश थे, या तो पुर्तगाल के या फ्रांस के या जो स्पेन के, इंग्लिश माने अंग्रेज़ों के, ये जितने कहीं ना कहीं उपनिवेश देश थे और इनमें गरीबी है और वो अब तेज़ी से उभर रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं, इनमें इनकी अर्थव्यवस्था तेज़ी से फास्ट ग्रो कर रही है। तो ये ग्लोबल साउथ की बात आमतौर पर जल्दी उत्तर वाले जो होते हैं, उत्तर जैसे जो नॉर्थ के जो अमीर देश हैं, खासतौर पर यूरोपियन देश हुए या अमेरिका हुआ, तो ये देश इनको हमेशा कुछ ना कुछ रूपों में दबाते हैं और भारत इनके एक तरह से आवाज़ बनने जा रहा है। और भारत बहुत तेज़ी से इनकी आवाज़ उठाता है ग्लोबल साउथ की देशों की। आप वर्ल्ड की नक्शा को देख लीजिए, सामान्यतः आप जान लीजिए कि जो साउथ दो भागों में बांट दीजिए, जो नीचे के जितने देश हैं वो कहीं ना कहीं वो उपनिवेश रहे हैं किसी दुनिया की, और इसकी वजह से ये देश हमेशा शोषित हुए हैं और भारत इनकी आवाज़ बन रहा है और हर मुद्दे पर, हर जगह पर, हर मंच पर इस बातों को उठा रहा है। तो इसलिए ये जो जगह है बहुत ही काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जा रहा है कि जिस तरह पूरी दुनिया में जो पॉलिटिक्स जो चल रही है, जहाँ पर दबदबा की पॉलिटिक्स है, खासतौर पर यूरोप में यूरोपियन और अमेरिकन जिस तरह अपने आप को दबदबा दिखाना चाहते हैं, भारत अब वो चाह रहा है कि अभी मैं बता रहा हूँ कि ब्रिक्स में बात उठी थी यूएन में सुधार करने के लिए। यूनाइटेड नेशन आमतौर पर देखिए कि बहुत निष्क्रिय हो चुका है, कोई उसकी बातों को नहीं मान रहा है। तो सबसे बड़ी चीज़ ये कि जो ग्लोबल साउथ के कोई देश उसमें है भी नहीं, खासतौर पर सिक्योरिटी काउंसिल में एकदम नहीं है कोई। तो भारत चाहता है कि उसका विस्तार किया जाए और ग्लोबल साउथ के जो देश हैं, जो विकासशील देश हैं, उनको भी इसमें रखा जाए। तो ये अब ग्लोबल साउथ के रूप में अगर देश है तो चाइना ही है, लेकिन चाइना अब ग्लोबल साउथ नहीं रह गया क्योंकि वो दुनिया का दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है।
चाइना एक तरह से विकसित देशों के श्रेणी में आ गया है। हाँ, अलग बात है कि उसका पर कैपिटा इनकम यूरोप के बराबर नहीं है, इसलिए वो अपने आप को विकासशील कहता है, लेकिन आमतौर पर बहुत सारे देशों को ऋण दे रहा है, कर्ज दे रहा है। बहुत देश अब एक तरह से बहुत अच्छा लीड विकसित देशों की तरह वो अपना रोल प्ले कर रहा है, तो इसलिए उसको आमतौर पर विकसित और विकासशील के बीच के वाले मामला मान लिया गया। तो एक तरह से उसको अब ना माना जाए कि ग्लोबल साउथ है। तो ग्लोबल साउथ में जो देश है जो सिक्योरिटी काउंसिल अपनी दावा कर रहे हैं, उसमें ब्राजील और इंडिया प्रमुख रूप से अपना स्थान रख रहे हैं। तो जो मोदी जी ब्रिक्स में गए हुए हैं और ब्रिक्स में जो बातें उठ रही हैं कि पहली बात जो ट्रेड की बात होती है, ट्रेड हम बायलेटरल करें, मतलब आपसी करेंसी में हम ट्रेड करें, हमें डॉलर की जरूरत न पड़े। भारत अपना यूपीआई की बात कर रहा है कि उस पर डिजिटल ट्रांजैक्शन की बात कर रहा है। यानी कुल मिलाकर एक तरह से जो ब्रिक्स एक ऐसा रोल प्ले कर रहा है, आने वाले समय में आप देखिएगा ब्रिक्स बैंक की भी बात हो रही है। तो कुल मिलाकर ये जिस तरह ब्रिक्स में का विस्तार और ब्रिक्स की दबदबा दुनिया में बढ़ते जा रहा है, तो एक तरह से अमेरिका को चुनौती मिल रही है। वैसे अमेरिका बार बार कहता भी है कि हमें डॉलर को कोई भी अगर रिप्लेस करना चाहेगा तो हम उस पर टैरिफ वगैरह लगाएंगे, ऐसा कुछ हमेशा धमकियां देते रहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। खैर उनकी अलग बात है, लेकिन यहाँ पर जो ब्रिक्स का जो एक तरह से दुनिया में आर्थिक दबदबा की बात हो रही है, तो भारत अब इसमें सिर्फ एक मेंबर नहीं रह गया है, भारत एक इसमें एक लीडर की भूमिका में है और बहुत ही प्रमुखता से आवाज उठा रहा है। ग्लोबल साउथ की बातें हो या जितने भी विकासशील देश बातें हो, चाहे उनकी डॉलर करेंसी की बातें हो, जिसमें ग्रीन एनर्जी की बात हो, ईवी की बात हो, एआई की बात हो, सोलर एनर्जी की बात हो, मतलब सब पर भारत एक प्रमुख रोल, एक लीडर के रूप में सामने आ रहा है। तो इसलिए सब देश ये भी अब चाह रहे हैं कि भारत इसमें अपनी भूमिकाओं को और विस्तार दे और भी अब ये करे। तो इसलिए ये जो यात्रा हुई है, ये 5 देशों की यात्रा, फिर ब्राजील में मोदी जी की जो यात्रा हुई, ये बहुत ही आने वाले समय में भारत को एक लीडरशिप देने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि इसमें इस बार रूस और चीन ने पार्टिसिपेट नहीं किया। मतलब कहने का मतलब ये है कि सी जिनपिंग और पुतिन नहीं आए हुए थे, उनकी अपनी निजी समस्याएं थी, इसलिए वो नहीं आए हुए थे। इसलिए अब उनकी गैरहाजिरी में भारत की भूमिका और भी बड़ी हो जाती है। इसलिए ग्लोबल साउथ के देश हों, ब्रिक्स में जिस तरह ब्रिक्स अपना दबदबा बना रहा है और भारत जिस तरह ग्लोबल साउथ की बातों को उठा रहा है, तो भारत एक तरह से विश्व लीडर के रूप में उभर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, पूरी दुनिया में भारत का दबदबा बन रहा है। तो इससे पूरी कुछ दुनिया में एक तरह से जो चीन जो है भारत को हर मोर्चे पर जिस तरह भारत को एक तरह से प्रतिद्वंदी के रूप में उभर रहा हुआ है, और हर मौके पर चीन भारत को दबाने की कोशिश कर रहा है। अभी उर्वरक के मामले में उसने कुछ प्रतिबंध दिया, ऐसे न्यूज आया था कि कुछ उर्वरक जो भारत में खाद वगैरह इंपोर्ट करता है चीन से, उस पर चीन ने कुछ प्रतिबंध लगाया है। कुछ दुर्लभ खनिजों को भी उसने रोक लगाई है। दुर्लभ खनिज आप जानते हैं कि आज के डेट में इलेक्ट्रॉनिक का ज़माना है, ईवी का ज़माना है, इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो चीन आमतौर पर भारत को रोकने की, इसकी गति को, इसको रफ्तार को रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत आत्मनिर्भरता की तरफ भी बढ़ रहा है। भारत अपनी खनन क्षमता को भी बढ़ा रहा है। भारत जो अपनी खाद और जो फर्टिलाइजर का जो प्रोडक्शन है उसमें भी ग्रोथ करने की कोशिश कर रहा है। तो भारत भी पीछे नहीं है, चीन दबाने की कोशिश कर रहा है। दुनिया का अलग अलग देश भारत पर प्रेशर डाल रहे हैं, लेकिन भारत उन सारे प्रेशरों को सामना करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो इससे आने वाले समय में भारत की भूमिका बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। आपकी क्या राय है? आप भी जरा अपना खुल के अपना राय दीजिएगा। मैंने अपना पक्ष रखा, आपको भी अगर लगता है कि भारत आने वाले समय में भारत का रोल कैसा होगा, आप अपने इस कमेंट में जरूर अपनी राय दीजिएगा। तो आज के अंक में बस इतना ही। नए के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।